हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है। तो ये है वीडियो नंबर 5 है दोस्तों, जहाँ पे हमने प्रश्नों को लिया है हिंदी भाषा और उसका विकास से। हम 4 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं दोस्तों। प्रश्नों की श्रृंखला लंबी है और आप इससे नियमित जुड़े रहें। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है, आप देख पा रहे होंगे। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी के उद्भव का सही अनुक्रम है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, आइए देखने का प्रयास करते हैं। भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के कितने चरण हैं? तो बताइए आप लोग, आर्य भाषाओं के कितने चरण हैं? तो 3 चरण हैं दोस्तों। ठीक है, पहला चरण है, आप लोग थोड़ा सा इस प्रश्न को अच्छे से देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, पहला चरण है, आइए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। दूसरा है मध्य भारतीय आर्य भाषाएं और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। तो प्रश्न था भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के कितने चरण हैं? तो 3 हैं। तीनों को हमने बता दिया, कृपया आप लोग नोट करके रखें। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर भाषा कहा? प्रश्न मज़ेदार है दोस्तों, इस प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो पहला है भरत मुनि, वररुचि, हेमचंद्र, राजशेखर। तो अब तक आप अपना आंसर लगा चुके होंगे दोस्तों, जिसका सही आंसर है राजशेखर। आइए प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रकृतः संस्कृतं तत्र भवम तत्र आगतम व प्राकृतम। निम्नलिखित में से किसने कहा है? यह संस्कृत की उक्ति किसके द्वारा कहा गया है? प्रश्न नंबर 4, भामा, रुद्रट, पाणिनि, हेमचंद। तो दोस्तों प्रश्न इस उक्ति को कहे हैं हेमचंद। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5। प्रश्नों की श्रृंखला थोड़ी ज़्यादा है, जल्दी जल्दी प्रश्नों को करते हैं। तो ठीक है, आप प्रश्न नंबर 5 को देखिए। गौ डबहो किसकी रचना है? तो वाक्य पतिरास, वररुचि, हेमचंद्र, भरत मुनि। ठीक है दोस्तों, तो इसके रचनाकार कौन है? आप लोग बताइए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 5, तो वाक्य पतिराज। दोस्तों प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे तो आप एक कमेंट अवश्य करिएगा। 6 नंबर, प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है? तो आइए बताइए, भरत मुनि की, हेमचंद्र की, वररुचि की, स्वयंभू की। तो वररुचि की। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, प्राकृत की किस अवस्था को अपभ्रंश या अवहट्ठ कहा जाता है? आप लोग बताइए, आप जानते हैं अवहट्ठ कहे हैं, कौन कहा है? विद्यापति। तो वही प्रश्न है, आप बताइए। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 हो गया, सॉरी, प्रश्न नंबर 7। ठीक है, आइए, प्रकृति की किस अवस्था को अपभ्रंश का अवहट्ठ कहा जाता है? ठीक, इसका होगा आंसर तृतीय। प्रश्न नंबर 8 पे चलेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले पतंजलि ने किया। प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप इनका उत्तर देने का पूरा प्रयास कीजिए। मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप है, बताइए आप लोग, क्या है? अपभ्रंश, पाली, संस्कृत, प्राकृत। क्या है? अपभ्रंश। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इस प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए। यदि आप उत्तर दे पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं दे पा रहे हैं तो प्रश्न को गौर से पढ़ें और उत्तर की तलाश करें। ठीक है दोस्तों, एक बार अपने दिमाग पे जोर डाल के सोचने का प्रयास करें। ब्याडी और पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया? भाषा के अर्थ में, संस्कृत के मानक शब्दों के से भिन्न, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों के लिए। तीसरा है साहित्य के अर्थ में, उदंडता के अर्थ में। डी नंबर है उदंडता के अर्थ में दोस्तों। तो इस प्रश्न नंबर 10 का उत्तर आप लोग दीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 10। ठीक है, आइए, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों बी नंबर, संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों के लिए। ठीक है, ब्याडी और पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग
किस अर्थ में किया, या इनका नाम आएगा या तो पतंजलि का। तो किस अर्थ में किए हैं आप लोग देख लीजिए। इसके दो ऑप्शन मैं नेक्स्ट चल रही हूँ, आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। इनके दो ऑप्शन ये रहे, ठीक है, ए रहे साहित्य के अर्थ में, उदंडता के अर्थ में। ठीक है दोस्तों, तो हम चलेंगे अपने प्रश्न नंबर 11 की तरफ। ठीक है, आप इनको उत्तर देने का प्रयास करें। अपभ्रंश शब्द है, क्या है अपभ्रंश शब्द, क्या है बताइए, अपभ्रंश क्या है। तो 11 नंबर का है, तो आप सीधा जानते हैं तत्सम शब्द है। इस प्रश्न पे ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हो, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12, तो अपभ्रष्ट। ठीक है, बाकी क्या है तद्भव है। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 नंबर के प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 तो कहाँ मिलता है, छठी सती में। ठीक है दोस्तों, आइए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 आप लोग के स्क्रीन पे है, इसका उत्तर जल्दी से आप लोग दीजिए। अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग बताइए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 14, ठीक, राम सिंह कृत पाहुड़ दोहा में, धर्मसूरी कृत जम्बू स्वामी रासा में, कालिदास कृत विक्रमोर्वशीयम में, भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र में। सारे जो है कि राइटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 4, तो इसका उत्तर होगा भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र में। ठीक है, बांग्ला का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है, आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 15, ठीक है, बांग्ला का विकास, ठीक है, बांग्ला का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है। आइए दोस्तों, इस प्रश्न का आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न नंबर 15, ठीक, तो 15 नंबर प्रश्न है, इसका है क्या है बताइए आप लोग, मागधी। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 16 पे। पाहुड़ दोहा की रचना किसने की। ये तो प्रश्न बहुत ही इजी है दोस्तों। प्रश्न नंबर 16, तो मुनि राम सिंह। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। दोहा कोश के रचयिता कौन है, तो दोहा कोश के रचयिता बताइए। प्रश्न नंबर 17 का कौन सा है, सरहपा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते। चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं। चरित काव्य, आपने यदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास को अच्छे से पढ़ा होगा तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इजी होंगे। ठीक है, तो इसका होगा जैनाचार्य। ठीक है दोस्तों, प्रश्न को एक बार आप लोग देखिए, जैनाचार्य। ठीक है, अशोक के समय में राजभाषा थी, क्या थी। ठीक, अब बताइए आप लोग, अशोक के समय में राजभाषा थी। प्रश्न नंबर 19, तो पाली थी। ठीक है दोस्तों, आइए हम अपने नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। इस प्रश्न को उत्तर आप लोग दीजिए। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है, क्या है आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 20, ठीक है, प्रश्न नंबर 20 क्या है, तो इसका आंसर है अवहट। दोस्तों, हमारे 20 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे और प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 21, ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 21 को देखने का प्रयास कीजिए। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया, बताइए आप लोग। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया। प्रश्न नंबर 21, तो ये सब लोग जानते हैं, पुरानी हिंदी का जहाँ भी जिक्र होगा तो ये चंद्रधर शर्मा फुलेरी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो प्रश्न इजी होंगे वहाँ समय नहीं बर्बाद करेंगे, जो प्रश्न थोड़े टफ होंगे उनको अच्छे से देखने का समझने का प्रयास करेंगे। संदेश राशक किसकी रचना है, ये भी प्रश्न इजी है दोस्तों। अब आप इनका उत्तर दीजिए। ठीक है, आप लोग प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 का उत्तर दीजिए। 22 का क्या होगा बताइए। संदेश राशक किसकी रचना है, तो अद्दह माड़ की। ठीक है दोस्तों, हम चलेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 23, अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर दीजिए। तो व्यवस्थित रूप किसने किया, आप यहाँ पे देख रहे होंगे व्याकरणिक, तो आप हेमचंद्र को अच्छे से लगाइए दोस्तों। ठीक है, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे। ठीक है दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आया है, यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रश्न नंबर 24, तो इसका होगा क्या होगा बताइए, कितना होगा जी, आप लोग बताइए। तो 10। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे।